32,000 साल पुराने एक खोए हुए नगर की कहानी। हाल के दिनों में पुरातत्ववेत्ताओं को गल्फ ऑफ खंबात की गहराइयों में 32,000 साल पुराने नगर होने के साक्ष्य मिले हैं। भागो भागो, परा ने हमला किया है। संभालो महा। तुम भी स्वयं को संभालो युग। अपनी बाहों की पकड़ ढीली करो युग। स्टोरी मास्टर रत्नेश्वर कुमार सिंह। महायुग 32,000 साल पहले। महायुग उपन्यास त्रयी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, प्रभात प्रकाशन, सभी साइट्स और सभी बुक स्टोर्स में उपलब्ध। काम करोगे? कहाँ किस युग में बोले गए हैं इसके माध्यम से, और एक नई ये उपन्यास त्रयी है जो 32,000 साल पहले से आरंभ होती है। और अभी इन्होंने मिलवाया था और कहा कि ये मनोविज्ञान से संबंधित हैं और वो मुझसे सवाल करेंगी। तो मैंने तब ये कहा था कि भैया निश्चित ही जो व्यक्ति इतनी दूर जा सकता है तो उसके मनोविज्ञान को समझना ही चाहिए कि क्या मनोविज्ञान था जो आपको वहाँ ले गया, क्या सोच थी जो वहाँ ले गई। और इस दृष्टि से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभात प्रकाशन का कि वो नई नई सोच, नई चीज़ों को एकदम सामने लेकर आते हैं। और मेरा विश्वास है कि ये त्रयी नए सवाल पैदा करेगी और त्रिगुणात्मक जिसको कहते हैं, उस त्रिगुणात्मक की एक खोज जो हम लगातार करते रहते हैं, ये निश्चित रूप से अब इसको देखते ही मुझे तो लगता है, ये अभी मैं बात भी कर रहा था आबिद सूरती जी से, कि इसको देखते ही लगता है कि भैया पृष्ठ खोलो, पढ़ना शुरू कर दो। मतलब इतने आकर्षक इसके जो है शीर्षक हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा जितने लोग यहाँ पर हैं, जो सब सुन रहे हैं, ये नए विषय पे नई तरह से लिखी गई किताब है और उसको जरूर पढ़ें। बधाई हो। बहुत धन्यवाद प्रेम जी। अब मैं आबिद सूरती जी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने कुछ शब्द इस पुस्तक के लिए और रत्नेश्वर सिंह जी के लिए प्रस्तुत करें। जो जिस प्रोफेशन में होता है उसकी नज़र वही जाती है। जैसे कोई चमार है तो पहले जूता देखता है, फिर चेहरा देखता है। मैं चित्रकार हूँ, पहले बॉर्न आर्टिस्ट, तो मेरी नज़र पहले कवर डिज़ाइन पर जाती है। और इतना बढ़िया कवर डिज़ाइन है कि ये देखकर ही जी चाहता है कि इसे खरीद लें। यानी कि कवर डिज़ाइन और बाकी डिज़ाइनिंग भी जो है अंदर के, ये इतने सुंदर ढंग से छापा गया है। तो सोने पर सुहागा, एक तो किताब अच्छी है,
कहानी अच्छी है, उस पर प्रेजेंटेशन भी उतना ही पावरफुल है, तो इस किताब को कोई रोक नहीं सकता। स्वागत, अभिनंदन, आभार उपस्थित जनसमूह का। कहते हैं कि हमारे गंगा की मिट्टी में ओज समाया होता है। उसी गंगा की मिट्टी की उपज है हमारे रत्नेश्वर जी, जिनकी पुस्तक का हम लोकार्पण कर रहे हैं। और इससे पहले भी कई पुस्तकें इनकी आ चुकी है और ये उपन्यास त्रयी का दूसरा भाग आया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ इस उपन्यास के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की जांच करना चाहूँगी और वो सवाल लेखक से ही होगा। तो हम देर न करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि प्रेमचंद ने कहा था कि आपके मानवीय चरित्रों का चित्रण होता है उपन्यास में, या फिर जो आपके वास्तविक चरित्र होते हैं उनकी कल्पना को बृहत रूप दिया जाता है उपन्यास में। तो देर न करूंगी और सबसे पहले मैं रत्नेश्वर जी को ये पूछती हूँ कि जो उपन्यास के मूल तत्व होते हैं, कथानक, चरित्र चित्रण, शैली, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, एक एक करके हम उन चीज़ों पर आएंगे। तो सबसे जो इस उपन्यास में मैंने पढ़ा है, कई चरित्र हैं। तो एक लेखक के लिए जितने भी चरित्र हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बच्चे की तरह होते हैं। फिर भी कौन सा चरित्र इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और क्यों? नीलाद्री जी, वैसे चरित्रों की बात है तो एक एक चरित्र का निर्माण ही लेखक करता है, तो उसके लिए सभी उतने ही प्रिय होते हैं। कोई भी चरित्र उसके लिए वो एक तरह से माँ के समान है, हर एक चरित्र का निर्माण वो करता है। तो इसलिए हर चरित्र मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, प्रिय भी है। लेकिन निश्चित तौर पर लेखक ये निर्मित करता है कि जब कोई कहानी चलती है तो उसमें कोई मुख्य भूमिका में होगा और उस मुख्य भूमिका के लिए हम पात्र बनाते हैं, पात्र चुनते हैं। तो यहाँ पे भी हमने महा और युग दो पात्र हैं जिनके माध्यम से ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है। तो आप जिसके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे वो थोड़ा ज़्यादा प्रिय हो ही जाता है आपके लिए। तो महा और युग के साथ मैं भी और पाठक भी ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो इसलिए वो दोनों पात्र ज़्यादा करीब हो जाते हैं, पाठकों के लिए भी और लेखक के लिए भी। नीलाद्री जी, हम जब किसी को शिक्षा देने के क्रम में आते हैं तो एक शब्द पढ़ा करते थे, अंतर अनुशासनिक उपागम। जब किसी उपन्यास की बात होती है तो उसके प्रकार की भी बात होती है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, आंचलिक है, किस तरह की है। लेकिन ये जो उपन्यास आपका है, इसके पहले भी हमने आपके कई उपन्यास पढ़े हैं। रेखना मेरी जान था, एक लड़की पानी पानी भी था। सभी उपन्यासों में एक ट्रेंड देखने को मिला है जहाँ विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास, हर चीज का समन्वय है। तो इस अंतर अनुशासनिक में इस उपन्यास में जो हमें दिखा, मनोविज्ञान की पकड़ तो है ही, साथ ही साथ इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, सभी चीज़ों का समन्वय आपने बहुत अच्छे से किया है। तो इस दरमियान जो शोध कार्य हुए, उस शोध कार्य में कितने गहनता तक आप गए, मैं इसकी जानकारी आपसे लेना चाहूँगी। जैसा कि आपने अभी बताया नीलाद्री जी, विषय इसमें अलग से रेखांकित करना मुश्किल है कि किस विषय पर उपन्यास लिखा गया है। निश्चित तौर पे जब आप पुरातन की बात करते हैं, एक ऐसे समय की जिसकी वैश्विक स्तर पर कोई चर्चा फिक्शन के रूप में नहीं हुई हो, उपन्यासिक दृष्टि से, कहानी की दृष्टि से, तो जब मुझे कुछ ऐसी सामग्री मिली वैज्ञानिक, जिसमें कि ये पता चला शोधकर्ताओं के द्वारा कि कुछ ये जो सामान मिले हैं ये 32,000 साल पुराने हैं, और ये अगर ऐसा सामान है तो कोई नगर बसा होगा उस समय। जैसे मैंने इसमें चर्चा की है बांसुरी की कि 42,000 साल पुरानी बांसुरी मिली है, तेल का दिया मिला है 44,000 साल पुराना। तो वो सब जो सामान मिले हैं शोधकर्ताओं को, पुरातत्ववेत्ताओं को, उन शोध के आधार पर हमने ये ढूंढना शुरू किया कि ये क्या क्या उस समय रहा होगा। अगर कोई नगर बसा
तो हर विषय उसके करीब रहा होगा, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो चित्र हो। मैंने इसमें ये भी दिया है कि पहली बार कौन सा चित्र बनाया गया था 32,000 साल पहले। इसमें ये भी आया है कि पहला वाद्य यंत्र कौन सा था और पहला गीत कौन सा गाया गया था आज से 32,000 साल पहले, जबकि कोई भाषा नहीं थी। तो ये जब आप परंपरा लेकर आते हैं, जब भी आप कोई साहित्य लिखते हैं तो साहित्य में निश्चित तौर पर पूरी की पूरी संस्कृति होती है, और संस्कृति में इतिहास भी होता है, वर्तमान भी होता है और भविष्य भी होता है, भविष्य के सपने भी होते हैं। तो ये जब तीनों चीज़ें शामिल होती हैं तभी कोई, आप रामचरितमानस उठाएं, चाहे कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ, चाहे कुरान शरीफ उठाएं, चाहे आप महाभारत लें, चाहे बाइबल जाएं, उसमें भविष्य के सपने भरपूर मात्रा में। तो साहित्य में अगर इतिहास है, वर्तमान है और साथ में भविष्य भी है, तभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मुकम्मल हो पाता है, और मैंने इसमें ये प्रयास किया है। तो इसलिए निश्चित तौर पे जब इतना कुछ है इसमें तो लंबा रिसर्च करना पड़ा होगा। लगभग 8 साल का रिसर्च मेरा है इस उपन्यास त्रयी को तैयार करने में, और फिर ये उपन्यास त्रयी प्रभात प्रकाशन की तरफ से 2 इसके आ गए हैं, और पाठकों ने तो जिस रूप में इसे उठाया है, हाथों हाथ बेस्टसेलर बनाया है, तो ये सब उनका स्नेह है कि वो इसी तरह की चीज़, अब नई चीज़ पढ़ना चाहते हैं। पुरातन परंपरागत बहुत सारे क्लासिक्स लिखे जा चुके हैं, अब वो और नई विधाओं में, नए विषय में आना चाहते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि पाठकों ने मुझे एक तरह से ओके दिया है कि आप इसमें और आगे बढ़िए। तो इसमें विविध विषय हैं और उसका शोध भी उतना ही गहन है। उपन्यास त्रयी, हिंदी में उपन्यासों की श्रृंखला थोड़ी कम ही रही है। ऐसे में एक ही उपन्यास में समेटने की बजाय इसे 3 भागों में किस उद्देश्य से या क्या सोचकर इसे इतना बढ़ाया, मैं ये जानना चाहूँगी। देखिए, इसमें तो थोड़ा सामान्य सी बात है। किताब का रिसर्च जितना था, मेरे पास 10,000 से भी अधिक पन्ने रिसर्च के थे। तो जब मैं कहानी का पॉइंट लिखना शुरू किया कि कितनी कथाएं हो सकती हैं, तो मेरे पास लगभग 300 से भी अधिक ऐसे पॉइंट्स निकल आए जिस पर एक पर कहानियां निर्मित हो सकती थी। उसको समेटना किसी एक उपन्यास में मुझे लगा कि बहुत कठिन इसलिए है कि मैं तो लिख जाऊंगा एक मोटा ग्रंथ, लेकिन पाठकों के लिए वो बहुत मुश्किल होगा उठा पाना, उसे पढ़ पाना, क्योंकि मोटी मोटी किताबें पाठक खरीद भी ले तो जल्दी उठाना पढ़ने के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए यह निर्णय हुआ कि अगर उस पूरी कथा को, 32,000 साल पुरानी कथा को मैं कहूँ भी तो वो किस्तों में कहूँ, और उन किस्तों में जब मैं कहानी कहूँ तो निश्चित तौर पे जब पहला उपन्यास आया 32,000 साल पहले, तो उसमें वो भूमिका है कि 32,000 साल पहले क्या हुआ था, वो कौन से पूर्वज थे जिन लोगों ने किस तरह से एक शहर बसाया था, नगर बसाया था। और उसके बाद जब हिमयुग में प्रेम आया तो 3 स्थितियाँ मैं ये दिखाता हूँ। पहली भूमिका है वो, दूसरा है कि प्रेम किया होगा, और तीसरा जो हमारा उपन्यास आने वाला है प्रार्थना का आरंभ, तो वहाँ पे है कि प्रेम के बाद प्रार्थना कैसे शुरू हुई होगी और किस तरह से किसकी प्रार्थना हुई होगी, वो तीसरे उपन्यास में आएगा जो इसका तीसरा है। तो इस तरह से 3 अलग अलग वैचारिक तरीके से हमने बांटने की कोशिश की है, जिसमें कि सांस्कृतिक विकास आपको हिमयुग में प्रेम जो है उसमें दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से तीनों उपन्यास अलग अलग करने की योजना बनी। एक चीज जो शुरू से आपके उपन्यासों में दिखती रही है, महिला पात्रों का काफ़ी सशक्त होना, चाहे वो रेखना मेरी जान में सुमोना का किरदार हो, चाहे एक लड़की पानी पानी में श्री का किरदार हो, और उसी तरह से 32,000 साल पहले और हिमयुग में प्रेम, इसमें भी पहली योद्धा के रूप में संस्कृति की और सभ्यता की जो रोपण करने वाली महिला है वो ओखा, वो उसके रूप में हो, महागुरु सुधी के रूप में हो, महा के रूप में हो, या सुरी जिसने कि पहला गीत गाया था, संगीत का स्वर दिया था। तो महिला पात्रों का सशक्तिकरण काफ़ी आप में दिखता है। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान रहा होगा? महिला, मेरा ये मानना है कि ये जो सांस्कृतिक दुनिया है उसे स्त्रियों ने बसाई है, और
जब हम रिसर्च में जाते हैं तब देखते हैं कि 80,000 साल पहले जब होमोसेपियंस अफ्रीका से चले थे तो वहाँ पे इनकी जो सफलता मिली इनको निएंडरथल्स पर, होमो इरेक्टस पर, उसमें स्त्रियों की बड़ी भूमिका थी क्योंकि उनके गले के कोड में एक खास अंतर आ गया था और वो ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो गई थी। तो उनके कम्युनिकेटिव होने की वजह से होमोसेपियंस के जो बच्चे थे वो ज़्यादा कम्युनिकेटिव होने लग गए और इसलिए वो सारी दूसरी प्रजातियों पर विजय पाने लग गए। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी कि इनकी स्त्रियों के गले के कोड का जो विकास था वो उनको ज़्यादा कम्युनिकेटिव बना दिया था। तो उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये पूरी सांस्कृतिक दुनिया को स्त्रियों ने सजाया है, ये रूप दिया है। पुरुष जो उस समय भी होते थे, जो आप जब रिसर्च में जाएंगे तो उनके पास शिकार करने और साथ देने के सिवा ज़्यादा सांस्कृतिक तौर पर समझ नहीं थी। क्यों? क्योंकि स्त्रियां ही बच्चे पैदा करती थी और उनकी ही भूमिका होती थी बच्चे की परवरिश मतलब उनको जब कोई खतरा आ जाए तो उस खतरे से कैसे निपटे, इसके लिए एऊ एक शब्द था उनका उस समय, इस तरह का निकालो, तो बच्चों को वो सिखाती थी। तो पहली शिक्षक भी वो बनी। पहली बार उपचार के लिए अगर कुछ नुकसान हुआ हो, कोई घायल हो गया हो, तो उपचार के लिए क्या हो सकता है तो वो स्त्रियां ही बताती थी। शिक्षा देने से लेकर उपचार करने तक सब कुछ स्त्रियों ने शुरू किया। तो निश्चित तौर पर ये जो सांस्कृतिक दुनिया है वो पूरी की पूरी स्त्रियों ने बसाई है। इसलिए मैं लगातार स्त्री पात्रों के साथ प्रमुखता से काम करता हूं और स्त्री पात्रों को प्रमुखता देता हूं अपने उपन्यासों में। नीलाद्री जी, इस उपन्यास में और पहले भी इस उपन्यास में कुछ सिलेबल ऐसे हैं जैसे चिड़ियों की भाषा को आप जो मिथ और गनी ने डिकोड किया है, चू, चपई, शी, शिव, खते, हुडहुड, इस तरह के जो सिलेबल हैं ये किस तरह से मतलब आपने अपने जहन में लाया। और इसके साथ साथ दो चीज़ें और भी जो देखने को मिली, कुछ आंचलिक भाषा के जो शब्द होते हैं बड़ी खूबसूरती से आपने उनका प्रयोग किया है। क्योंकि मैं उस इलाके से हूँ इसलिए मैंने उस चीज़ को पकड़ा है कि वो आंचलिक भाषा के जो शब्द थे, भंगड़ा जैसे उसका काजल बनाने में उपयोग होता है, भंगड़ा का मुझे जहाँ तक याद है, और झनझन, सरकना, चुक्कू मुक्कू बैठना, ये शब्द, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग आपने किया है। तो खासकर हमारे मगही अंचल का शब्द है, इसे किस तरह से आपने पिरोया? देखिए, भाषा तो निश्चित तौर पर लेखक जहाँ का होता है वहाँ से उसका प्रभाव तो रहता ही है, और अगर प्रभाव नहीं भी है तो वो भाषा में वो छौंक डालने की कोशिश ज़रूर होती है जिससे थोड़ी आत्मीयता का बोध हो। तो और दूसरा, आपने शब्दों की जो बात कही तो वो उस पर मैंने पूरा वैज्ञानिक रिसर्च किया कि किस समय किस तरह से शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा, और वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किए उनके रिसर्च के आधार पर जो छोटी छोटी टुकड़ों में चीज़ें मिली, मैंने बताया आपको कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का, पुरातत्ववेत्ताओं का, पुराविदों का रिसर्च मैंने किया और इसके लिए 8 साल का समय लगा। तो ऐसी स्थिति में उन शब्दों का भी चयन, उसको ढूंढना, फिर कुछ निर्मित करना, और ये जो ध्वनि की बात है तो ध्वनि पर मैंने बहुत रिसर्च किया, ध्वनि की बहुत खोज खबर ली मैंने कि ध्वनियों के पीछे क्या है, ये ध्वनि क्या है, ध्वनियों का महत्व क्या है, उसका प्रभाव क्या है। तो उन ध्वनियों के प्रभाव और महत्व के कारण ये शब्द निकल कर आए। जैसे पृथ्वी की भी अपनी एक ध्वनि है, वो ध्वनि कैसी है ये मैंने दिया है कि जब भी आप उस आत्मबोध की ओर बढ़ेंगे तब पृथ्वी की ध्वनि सुन पाएंगे कि पृथ्वी की ध्वनि कैसी होती है, वो मैंने अपने उपन्यासों में दिया है। कई जगह जैसे युद्ध कला की बात है तो आजकल एक कलरी पट्टू कला देखी जाती है, हालांकि पुरानी मार्शल आर्ट की कला है, एरोबैटिक वो भी देखी जाती है, और इसका उस समय के हिसाब से जोड़ना, जैसे हवा में छलांग लगाकर
योद्धा अपने कलाबाजियां करके सामने वाले पर हावी होने की कोशिश करते थे। चाहे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अगमसार, हिमार, भूतल करना, ये बहुत से नए नए टर्म जो उपयोग में आए हैं, ये किस तरह से आपने इन्वेंट किए और उपन्यास में इन्हें मौजू बनाया? नीलाद्री जी, कथा जो है वो स्वयं भाषा निर्मित कर लेती है, तो इसलिए ये पूरी भाषा और इसके जो टर्म्स हैं उस कथा ने निर्मित किए हैं, क्योंकि कथा की यह आवश्यकता थी कि वहाँ पे वो शब्द आएँ। आपको अनेक शब्द ऐसे हैं जो शब्दकोश में नहीं मिलेंगे, क्योंकि 32,000 साल पुराने समय की जब कोई बात हो रही है तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे टर्म्स इस्तेमाल किए जाते होंगे जिसका इस्तेमाल आज नहीं होता है, तो इसलिए कुछ ऐसे शब्द आए हैं। और हिमाग वगैरह, क्योंकि मरने के बाद बर्फ़ में ढक कर छोड़ दिया जाता था लोगों को, तो शुरुआत ऐसे ही होती थी। इसमें जलने की भी कहानी आई है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये कथानक की वजह से है, कहानियों की वजह से है, और उस समय के की जो स्थितियाँ हो सकती हैं उस पर जो रिसर्च में मुझे मिला और कुछ जो मैंने कहानी बनाने के समय निर्मित किए उसके आधार पर ये सारे टर्म्स आए हैं। बेट द्वारका की चर्चा काफ़ी अखबारों में सुनी है, और जिन जिन कबीलों का जिक्र हुआ है, अनार्तक हो, चक्र हो, गोमती, अंतर्द्वीपीय और साथ ही ओखा, तो इनका सामंजस्य कितना उस ऐतिहासिक रिसर्च से है? नाम ये अभी भी हैं और उस नाम का इस्तेमाल निश्चित तौर पे जो हमारी संस्कृति आज है ये आज नहीं बनी है, ये दब सकती है, कहीं छुप सकती है बर्फ में, जंगलों में, समुद्र के नीचे, क्योंकि ये कहानी समुद्र के नीचे से निकलती है। जो 2002 के आसपास पुराविदों को मिला समुद्र के नीचे जो सामान, उसके आधार पर जब पता चला कि 32,000 साल पुराना है, तो पूरा का पूरा समुद्र के भीतर 120-130 फीट नीचे गहराई में वो सारे सामान हैं जहाँ पे वो सामान मिले, और ये पता चला कि वहाँ कोई नगर हुआ रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे वो सागर के नीचे, या अभी बहुत सारी चर्चा होती है कि अंटार्कटिका में भी बर्फ़ के नीचे कोई नगर दबा हो सकता है, कोई संस्कृति दबी हो सकती है। तो ये संस्कृति जो होती है, वो सभ्यताएं तो नष्ट होती रहती हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन ये संस्कृति धीरे धीरे वापसी करती है। और यही संस्कृति, जैसे अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था जिसमें 70,000 साल पहले दाल रोटी खाने की कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो 70,000 साल पहले, चूंकि हिमयुग नहीं था, 70,000 साल से 12,000 साल के बीच हिमयुग था, तो उस समय चूंकि अनाज बंद हो गया निकलना, तो दाल रोटी गायब हो गई। लेकिन 70,000 साल पहले भी दाल रोटी खाई गई थी। अब देखिए संस्कृतियां कैसे उस समय की जो खत्म हो गई, नष्ट हो गई, और आज हम सिर्फ 12,000 साल भीतर की संस्कृतियों को जानते हैं। तो ये संस्कृति निश्चित तौर पर हमेशा होती है, ये कभी पृथ्वी से नष्ट नहीं होती, ठीक हमारी ध्वनियों की तरह। क्योंकि हमारे इसमें पुराणों वेदों में भी कहा गया है कि शब्द जो है वो ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म फिजिक्स में कहा जाता है कि शब्द चूंकि ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो ये शब्द है क्रोनोवाइजर। इसमें मैंने दिया है कि क्रोनोवाइजर सिद्धांत है। एक क्रोनोवाइजर वैज्ञानिक हुए अमेरिका में, जिन्होंने कहा कि ये शब्द जो हैं इसको दोबारा सुना जा सकता है, क्योंकि ये संग्रहित है, ये कभी नष्ट नहीं होता। और ये कहाँ संग्रहित है? तो 0 पॉइंट फील्ड में संग्रहित है। और वहाँ पे उन्होंने एक फार्मूला दिया कि हम कैसे 0 पॉइंट फील्ड में जाकर उन ध्वनियों को सुन सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। इसका फार्मूला 1962 में ही क्रोनोवाइजर ने दिया था। तो उस फार्मूले को आधार बनाकर आज उस पर काम हो रहा है, और उसी को केंद्र में रखकर मैंने इस उपन्यास में भी काम किया, और ये पुरानी बातें सब उसी के आधार पर निर्मित हैं। और अब एक प्रश्न, उपन्यास जब भी लिखा जाता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य, संदेश लेखक अवश्य देना चाहते हैं। इस उपन्यास त्रयी के माध्यम से, जिसका कि दूसरा भाग भी आ चुका है, हिमयुग में प्रेम, और तीसरा प्रार्थना का प्रारंभ, तो इनके माध्यम से जो मुख्य थीम इसकी क्या थी और क्या संदेश आप पाठकों को देना चाहते हैं, ये बताएं। थीम एक ही है,
हजारों साल पहले भी, जब 32,000 साल पुरानी कहानी मैं कह रहा हूँ, तो 32,000 साल पुरानी बात से पीछे भी जाएं, जब 80,000 साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से चले थे, उस समय भी वही फार्मूला था। 32,000 साल पहले भी वही फार्मूला था और आज भी वही फार्मूला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप सर्वाइव करेंगे चाहे जिस कीमत पर हो, तभी आप या आपकी पीढ़ी या आपके वंशज यह सब रह पाएंगे इस संस्कृति में लंबे समय तक। तो सर्वाइवल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप ज्ञानी बनकर करें, विज्ञानी बनकर करें, राजनीतिज्ञ बनकर करें या क्रिमिनल ही बनकर करें, हर तरफ सिर्फ एक ही बात है और वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और उसी का वही थीम है इस तीनों उपन्यास के लिए कि हम हजारों साल से इसी फार्मूले के कारण आज भी हैं। दूसरी प्रजातियां खत्म हो गई, चाहे होमो निएंडरथल हो, चाहे होमो इरेक्टस हो, ये सारी प्रजातियां खत्म हो गई। होमो सेपियंस आज भी है। तो होमो सेपियंस ने जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को प्राथमिकता दी। हमारे पूर्वज बहुत बड़े हत्यारे थे। अगर उन लोगों ने उन सब की हत्या नहीं की होती तो शायद आज हम लोग इस रूप में नहीं होते। तो अब सोचिए कि हत्या करना हम लोगों के वजूद के लिए कितना उनके लिए जरूरी रहा होगा। तो इसलिए वहाँ हत्याएं अपने सर्वाइवल के लिए होती थी। तो वहाँ जो कुछ भी हो रहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए हो रहा था। आज हम प्रेम भी करते हैं तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए करते हैं, और ये जो व्यापार भी करते हैं ये सर्वाइवल के लिए ही करते हैं। तो इस पूरे उपन्यास का यही थीम है। बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को अब अंतिम स्वरूप देते हुए सबसे पहले मैं प्रभात प्रकाशन का धन्यवाद अदा करती हूँ। साथ ही उपस्थित जनसमूह धन्यवाद के पात्र हैं। सुनना बहुत ही धैर्य का काम होता है। और लेखक रत्नेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी पुस्तक का आज लोकार्पण था। उसके दूसरे भाग का, पहला भाग 32,000 साल पहले और दूसरा भाग हिमयुग में प्रेम। और साथ ही उपस्थित जनसमूह का एक बार फिर से धन्यवाद, आभार, नमस्कार।